हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम वीडियो जो लेके आए हैं वो लेके आए हैं जो राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण में जो उग्रवादी कांग्रेस की राजनीति थी उसी का दूसरा पार्ट लेकर के हम आए हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 1905 से 1919 के बीच में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुईं और उसमें कांग्रेस का क्या दृष्टिकोण था। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं घटी उसमें इसके संदर्भ में हमने बहुत सारे जो घटनाएं थी उस पर पहले ही चर्चा कर लिया है। जो बाकी जो बची घटनाएं हैं उस पर हम चर्चा आज करेंगे। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और इसको शेयर करेंगे, मेरे वीडियोज़ को लाइक करेंगे और फिर अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में देंगे। साथ ही साथ जो मेरा पुराना वीडियोस है उसको देखने के लिए आप मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं। अब मैं वीडियो को प्रारंभ करना चाहता हूं और सबसे पहले हम एक ओवरऑल देख लेते हैं कि उग्रवादी कांग्रेस की राजनीति के समय में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। वो घटनाएं जिसके बारे में हम चर्चा पहले कर चुके हैं, उसके अलावा जो बाकी घटनाएं थी उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उग्रवादी कांग्रेस की राजनीति पर हमने पार्ट 1 बनाया था, उसमें हमने 1905 और 1906 के आसपास जो घटनाएं घटित हुई थी उसके बारे में हमने पहले चर्चा कर दिया है। दोस्तों, उग्रवादी कांग्रेस की राजनीति के समय में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी उसमें पहला था मुस्लिम लीग की स्थापना, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार और इसी तरह से 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन, 1912 में हार्डिंग बम कांड, इसी तरह से 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया और 1914 में कामा गाटा मारू एक प्रकरण हुआ था, एक घटना घटी थी। इसी तरह से 1916 में लखनऊ पैक्ट, इसी तरह से 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया गया और साथ में अंत में 1917 में मोंटेग्यू घोषणा हुई और 1919 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। ये सारी घटनाएं, ये सारे इवेंट्स उग्रवादी कांग्रेस की जो राजनीति थी 1905 से 1919 उसी के दरमियान ये सारी घटनाएं घटित हुई। अब हम एक एक करके इन सारे घटनाओं को देखते हैं कि इसकी क्या विशेषता थी। दोस्तों, हमने पहले बताया था कि जब उदारवादी कांग्रेस की राजनीति प्रारंभ हुई तो ब्रिटिश सरकार द्वारा उदारवादी जो मांगें थी उसको मानने के बजाय एक तरह से जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसको तोड़ने का अलग अलग हथकंडा अपनाया गया। जैसे कि उनके द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया, जो कि बंगाल एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। साथ ही साथ उसके द्वारा जो मुस्लिम जो तुष्टीकरण की नीति थी, जो फूट डालो और राज करो की नीति थी, उसको भी बढ़ावा दिया गया और उसी का एक परिणाम था मुस्लिम लीग की स्थापना। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी पूरे एकता के साथ, हिंदू मुस्लिम एकता के साथ राष्ट्रीय आंदोलन चला रही थी, ब्रिटिश सरकार से लड़ रही थी, ठीक उसी समय मुसलमानों को भारतीय राजनीति से अलग करने के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा एक चाल चली गई थी और उसके द्वारा मुसलमानों को अलग व्यवस्था देने का आश्वासन दिया गया और उनको आमंत्रित किया गया शिमला में बातचीत के लिए। 1906 में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल, मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड मिंटो उससे शिमला में जाकर के मिला और शिमला में जाकर के उनके द्वारा मुसलमानों के लिए राजनीतिक भागीदारी की बात की गई और जिसका आश्वासन मिंटो द्वारा दिया गया। और इस तरह से 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई अंग्रेज़ों के निर्देश पर, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा, और जिसके प्रथम अध्यक्ष थे वकारुल मुल्क मुश्ताक हुसैन। मुस्लिम लीग का केवल और केवल एक ही उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकार की रक्षा करना और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है कांग्रेस के नेतृत्व में उसके प्रति मुसलमानों में नफरत पैदा करना था। ये मुस्लिम लीग का उद्देश्य था उस समय। मुस्लिम लीग के द्वारा 1908 में खुले रूप से अमृतसर में जो अधिवेशन हुआ, खुले रूप में मुसलमानों के लिए अलग राजनीतिक व्यवस्था की मांग की गई, जिसको कि पृथक निर्वाचक मंडल भी का भी नाम दिया गया। पृथक निर्वाचक मंडल क्या था उसको बाद में हम आगे डील करेंगे, ये क्या व्यवस्था थी और इसके कारण से क्या भारतीय राजनीति पर प्रभाव पड़ा
दुष्परिणाम क्या हुआ इसका, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। चूँकि मुस्लिम लीग की स्थापना और मुस्लिम लीग के द्वारा जो मांगें की जा रही थी वो ब्रिटिश सरकार के निर्देश पर ही की जा रही थी, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब मुस्लिम लीग के द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई मुसलमानों के लिए, तो उसको तुरंत 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। अब हम देखते हैं कि मार्ले मिंटो सुधार क्या था। दोस्तों, 1909 में भारत में लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो भारत का गवर्नर वायसराय बना और ठीक उसी समय जॉन मार्ले भारत सचिव बना। यह वह समय था जब पूरा भारत एक तरह से अंदर से बिल्कुल उथल पुथल चल रहा था, एक राजनीति अंदर से उथल पुथल अशांति का माहौल था। और जॉन मार्ले एक चतुर आदमी थे। वो उनको लग रहा था कि जो अंदर का जो एक अशांति है, अंदर जो उथल पुथल है भारतीयों में, वो एक बड़ा क्रांति, बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता है और फिर एक तरह से कोई ऐसी बड़ी घटना ना हो जाए जिस तरह से 1857 की क्रांति हुई थी। इस अशांति को, इस उथल पुथल को दूर करने के लिए उनके द्वारा एक समिति का गठन किया गया लॉर्ड मिंटो के द्वारा, भारत सचिव मार्ले की अनुमति से। और इस समिति का काम था कि भारतीयों के जो राजनीतिक अधिकार हैं और भारतीय जो चुने हुए भारतीयों के द्वारा जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनके अधिकारों में वृद्धि के लिए उनके द्वारा कोई अनुशंसा की जाए। इसी समिति के अनुशंसा पर मार्ले मिंटो सुधार प्रस्तावित किया गया, जिसको कि ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्ले मिंटो सुधार को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत परिषद अधिनियम 1909 के नाम से पारित किया गया। इस अधिनियम को बनाने में जो उदारवादी नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनसे भी परामर्श लिया गया था। लेकिन सरकार की जो घोषणा थी कि भारतीयों को एक तरह से उत्तरदायी शासन देंगे, और वास्तविक रूप में जो 1909 के भारत परिषद अधिनियम में व्यवस्था की गई थी, दोनों में काफ़ी विरोधाभास था। 1909 के सुधार के पीछे इनका जो मूल उद्देश्य था वो था कि कांग्रेस के उदारवादी नेताओं को कुछ थोड़ा सा अधिकार देकर के उसको प्रसन्न करना, और जो भारत में जो सांप्रदायिक भावनाएं थी उसको, सांप्रदायिक भावनाओं को मजबूत करना, और उदारवादियों का सपोर्ट लेकर के जो क्रांतिकारी युवा वर्ग थे उनको उनके आंदोलन को कुचलना, इसका उद्देश्य था। इस उद्देश्य 1909 के सुधार का उद्देश्य किसी भी प्रकार से भारत में स्वशासन या उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना नहीं था। इवेन खुद जो भारत सचिव मार्ले था, उनके द्वारा कहा गया था, स्टेटमेंट दिया गया था संसद में कि यदि इन सुधारों से किसी तरह की भारत में संसदीय व्यवस्था स्थापित होने का डर है तो कम से कम मैं उनसे कोई नाता रखने को तैयार नहीं हूँ। इसी तरह से वायसराय मिंटो ने कहा था कि जो व्यवस्था इसमें कर रहे हैं 1909 के सुधार में, वो बहुत घातक होगा और इसकी फसल भी काफ़ी कड़वी होगी। ऐसा इसलिए उसने कहा क्योंकि मार्ले मिंटो सुधार में एक जो सबसे खतरनाक जो काम किया गया था वो था पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, और यह व्यवस्था की गई थी मुसलमानों के लिए। इस व्यवस्था के कारण भारत में जो राजनीतिक जो जीवन था, एक राजनीतिक जो एकता थी, वो एक तरह से ख़त्म होती चली गई। राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में एक तरह से जहर घोल दिया इस निर्वाचन पद्धति ने। यह निर्वाचन पद्धति क्या थी उसको देख लेते हैं। पृथक निर्वाचन पद्धति का मतलब था कि कोई भी सीट अगर रिजर्व किया जाता है कि मुसलमानों के लिए, तो उस सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट को केवल मुसलमान ही मत दे सकता था। जैसे कि अभी अगर किसी क्षेत्र में कोई सीट अगर जो SC ST के लिए रिजर्व किया जाता है, तो उस क्षेत्र के सभी जनता SC ST के कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं। लेकिन उस समय क्या व्यवस्था की गई थी कि अगर कोई सीट मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दी गई है तो उस क्षेत्र की केवल मुस्लिम जनता ही उस मुस्लिम कैंडिडेट को वोट कर सकता था। तो ये एक तरह की भारतीय राजनीति में जो एकता थी समाज की, उसको तोड़ने का ज़बरदस्त प्रयास किया गया था। और इवेन बाद में जाकर के हम देखेंगे कि यह व्यवस्था उसने जो समाज के दलित वर्ग के लोग थे, जो सिख थे, ईसाई थे, उन सब को भी इसी व्यवस्था के तहत जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था उनको दी गई थी। इसी समय दोस्तों एक और घटना हुई। 1911 का दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। दिल्ली दरबार क्या था? दिल्ली दरबार 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय इसका आयोजन हुआ था।
1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के स्वागत के लिए भारत उसका आगमन हो रहा था, उसके स्वागत के लिए दिल्ली में बड़े भव्य तरीके से दरबार का आयोजन किया गया था। इसी दिल्ली दरबार में एक महत्वपूर्ण घोषणा ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया, ब्रिटिश सम्राट द्वारा, कि 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने घोषणा किया कि 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ है उस विभाजन को रद्द घोषित किया जाता है, और साथ ही साथ कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की उसके द्वारा अनुमति दी गई, और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को कोलकाता की जगह भारत की नई राजधानी बनाया गया। बंगाल विभाजन रद्द होने के बाद उड़ीसा और बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया था। हमने बताया था कि जो पश्चिमी बंगाल था उसमें उड़ीसा और बिहार भी शामिल थे। इसी कड़ी में एक और घटना घटती है 1912 में, हार्डिंग बम कांड। 23 दिसंबर 1912 को जब दिल्ली से कलकत्ता के लिए राजधानी का हस्तांतरण किया जा रहा था और वायसराय हार्डिंग द्वितीय अपने परिवार के साथ और ब्रिटेन के शाही रजवंश के साथ एक जुलूस में जब वो दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, तब रास बिहारी बोस के नेतृत्व में हार्डिंग पर बम फेंका गया था, जिसमें हार्डिंग घायल हो गए थे, और उसके सज़ा के रूप में उनके द्वारा जो भी जुड़े हुए सदस्य थे क्रांतिकारी उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, और रास बिहारी बोस गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान चले गए थे, और वहीं से उनके द्वारा कुछ सालों के बाद आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। इसको हम बाद में देखेंगे आज़ाद हिंद फौज के संबंध में। एक और घटना जो वैश्विक स्तर पर घटी उस समय वो थी 1914 का प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में दोस्तों यूरोप की महाशक्तियाँ 2 गुटों में बट गई थी। एक गुट में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और तुर्की, जबकि दूसरे गुट में था फ्रांस, रूस और इंग्लैंड। प्रथम विश्व युद्ध का समर्थन भारत के सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा किया गया। भारत के राजनीतिक पार्टियों के द्वारा यहाँ तक कि जो बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जैसे लोग थे उनके द्वारा सरकार की सहायता के लिए धन और सिपाही के लिए गांव तक का दौरा किया गया। इन लोगों को ये आशा थी कि सरकार सहयोग के बदले में उनको स्वराज देगा, उनको स्वशासन देगा, मतलब कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। लेकिन जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही ब्रिटिश सरकार का जो रुख था, जो एक बिल्कुल ही भारतीयों के विपरीत था, भारतीयों की जो मंशा थी उसके विपरीत था। सबसे पहले जो मुस्लिम लीग के लोग थे वो राष्ट्रीय जो प्रथम विश्व युद्ध में जो सरकार का सहयोग कर रहे थे उससे अपने आप को अलग किया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के समय में ही ब्रिटिश सरकार द्वारा तुर्की में आक्रमण करके जो वहाँ के जो खलीफा का जो शासन था उसको एक तरह से ख़त्म कर दिया गया, जिसके कारण मुस्लिम लीग ने अपने आप को सरकार का जो युद्ध का प्रयास था उससे अपने आप को अलग कर लिया। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि खलीफा उस समय पूरे मुस्लिम जगत का एक तरह से प्रतीकात्मक प्रमुख होता था। मुसलमानों का एक धड़ा जो अहरार आंदोलन से जुड़ा हुआ था मुस्लिम लीग में, जैसे कि हकीम अजमल खान, मोहम्मद अली, इमाम हसन, उनके द्वारा मुसलमानों से राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ने का ज़्यादा से ज़्यादा आह्वान किया गया। इसी तरह से दोस्तों 1914 में एक और वैश्विक स्तर पर घटना घटी जिसका संबंध प्रत्यक्ष रूप से भारतीयों से था, वो था कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटा मारू प्रकरण क्या था? यह प्रकरण था कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित विवाद था। दरअसल कनाडा की सरकार ने घोषणा किया था कि कोई भी भारतीय अगर उसके देश में आना चाहते हैं तो वो भारत होते हुए ही आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो पहले सिंगापुर या दूसरे देशों से आए, मतलब कि जो भी भारतीय सीधे भारत से नहीं आए हैं उसको एक तरह से प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया गया था। कनाडा सरकार के द्वारा ये कानून लागू किया गया था, लेकिन कनाडा की सर्वोच्च अदालत ने 1913-14 में जो बहुत सारे भारतीयों को जो कि अप्रत्यक्ष रूप से भारत से गए थे उनको जब प्रवेश की अनुमति दी गई तो इससे उत्साहित होकर के सिंगापुर के एक व्यापारी जो थे गुरदीत सिंह, उसके द्वारा एक जहाज़ लिया गया किराए पर जिसका नाम था कामागाटा मारू। इस जहाज़ पर दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाले 376 यात्रियों को लेकर के वो कनाडा की ओर प्रस्थान किए गए। लेकिन जब जैसे ही वो तट पर पहुंचे वो जहाज़, कनाडा की सरकार ने फिर से प्रतिबंध लगा दिया कि जो भी भारत से डायरेक्ट नहीं आए हैं उसको कनाडा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यहाँ तक कि उसको अपने तट से ही वापस कर दिया गया और तट से वापस करके उसको सीधे कलकत्ता भेज दिया गया।
कलकत्ता भेजने के बाद यहाँ पर ब्रिटिश सरकार की जो पुलिस थी उसके द्वारा घेर लिया गया, और जो क्रोधित जो उसमें बैठे यात्री थे और पुलिस, उसमें संघर्ष हुआ जिसमें कई लोगों की मृत्यु हुई और कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। कनाडा में जो भारतीय थे, जो कि भारत जो क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हुए थे और बाद में सरकार की गिरफ्तारी से बचने के लिए विदेश चले गए थे, कनाडा का चले गए थे। जैसे कि उसमें बहुत सारे लोग थे, भगवान सिंह, बरकतुल्ला, सोहन लाल पाठक, इन लोगों के द्वारा वहाँ पर एक शोर कमेटी की स्थापना करके यात्रियों के जो समर्थन में आंदोलन भी चलाया गया था। इसी तरह से जो उग्रवादी आंदोलन था उसके समय एक महत्वपूर्ण जो घटना, ऐतिहासिक घटना हुई थी, वो थी 1916 का लखनऊ पैक्ट। 1916 का लखनऊ पैक्ट क्या था? इस समय जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जो अधिवेशन थे वो लखनऊ में एक साथ संपन्न हुए थे, और इस समय दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी। पहला, जो उदारवादियों के द्वारा उग्रवादियों को जो 7 सालों से 8 सालों से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, एक तरह से उसको फिर से वापस उसको कांग्रेस में मिला लिया गया उग्रवादियों को। और उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच में जो एक तरह से जो संबंध को ठीक करने का जो प्रयास किया, उसमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का इसमें महत्वपूर्ण योगदान था। साथ ही साथ इस समय एक जो और महत्वपूर्ण जो घटना हुई, वो घटना थी मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में एक साथ मिलकर के राष्ट्रीय आंदोलन चलाने का की सहमति बनी, जिसको कि लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन और इसमें एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि लखनऊ पैक्ट में जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में सहमति बनी एक साथ मिलकर लड़ने की, उसमें मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत बड़ा योगदान था। वो चाहते थे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ मिलकर के ब्रिटिश सरकार से लड़ाई करे। लेकिन इसमें एक बड़ी भूल कांग्रेस से हो गई। वो भूल थी क्या? कि जो पृथक निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था थी, मुस्लिम लीग के द्वारा जो मांग की गई थी, उसको इनके द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया, और यही स्वीकार करना एक बड़ी भूल हो गई, क्योंकि बाद में ब्रिटिश सरकार ने भी इसी को आधार बना करके बाद में और बड़े पैमाने पर मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, और जो समाज के और कमज़ोर वर्ग, कुछ और कमज़ोर वर्ग के लोग थे जैसे कि सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था का विस्तार कर दिया था। इसी तरह से 1916 में एक और घटना घटी, होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन को एक दो जो उस वक्त के बड़े नेता थे उसके द्वारा संचालित किया गया था, और दोनों के द्वारा अलग अलग होम रूल आंदोलन चलाया गया था। होम रूल आंदोलन 1916 में प्रारंभ हुआ था। एक तरफ इसको पुणे में तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था, तो दूसरी ओर मद्रास को आधार बना करके एनी बेसेंट के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। होम रूल आंदोलन का भी उद्देश्य सरकार सीधा सीधा एक ही चीज़ था कि सरकार से स्वशासन के लिए, स्वशासन की मांग करना और उसके लिए आंदोलन चलाना था। जहां बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अपनी पत्रिका मराठा और केसरी के माध्यम से अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया गया, वहीं एनी बेसेंट के द्वारा अपनी पत्रिका कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के माध्यम से अपने कार्यक्रम का प्रचार प्रसार किया गया, और सरकार से स्वशासन के लिए मांग की गई और उस पर दबाव डाला गया। एनी बेसेंट जो बाल गंगाधर तिलक के जो होम रूल आंदोलन थे उसका क्षेत्र था महाराष्ट्र और मध्य भारत था, जबकि एनी बेसेंट के जो होम रूल आंदोलन थे उसका क्षेत्र पूरे भारत था। यहाँ तक कि होम रूल आंदोलन का इतना प्रभाव था कि उस समय जवाहरलाल नेहरू भी एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन की सदस्यता ग्रहण किया था। लेकिन जो उदारवादी जो नेता थे जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले, उनके द्वारा जो संस्था स्थापित की गई थी, एक सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, उनके द्वारा लीग के किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए अपने सदस्यों को उनके द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी। बाद में होम रूल आंदोलन के प्रभाव को देखते हुए सरकार द्वारा एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया था, और जिसके विरोध गिरफ्तारी के विरोध में उस समय के जो दक्षिण भारत के एक बड़े लीडर थे सुब्रमण्यम अय्यर, उनके द्वारा अपनी नाइट की उपाधि सरकार को वापस कर दी गई थी। होम रूल आंदोलन में कांग्रेस, होम रूल आंदोलन का एक बहुत बड़ा प्रभाव ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार को एक तरह से नए सिरे से सोचना पड़ा कि 1909 का जो सुधार लाए हैं वो एक तरह से अपर्याप्त है, और इसी का बीच में सरकार को 1919 में एक नया एक्ट लाना पड़ा जिसको कि भारत सरकार अधिनियम कहा जाता है।
होम रूल आंदोलन का दूसरा प्रभाव ये था कि जो कांग्रेस में था, उग्रवादी विचारधारा के लोगों का वर्चस्व बढ़ता चला गया और अंत में 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्षता भी बनी। लेकिन 1919 तक आते आते एक तरह से ये होम रूल आंदोलन समाप्त हो गया, क्योंकि जैसे ही ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 का भारत सरकार अधिनियम लाया गया, जो एनी बेसेंट थी वो एक तरह से सरकार के सुधारों से प्रभावित हो गई और उनको लगा कि जो सरकार ने सुधार किया है वो पर्याप्त है और वो राष्ट्रीय आंदोलन से बिल्कुल अलग थलग हो गई। इसी समय एक और घटना घटित हुई 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और 1919 को भारत सरकार अधिनियम, ये तीनों एक तरह से मिलता जुलता एक ही चीज़ है। 1917 में मॉन्टेग्यू को जो भारत सचिव के पद पर मॉन्टेग्यू को की नियुक्ति हुई और उनको यह दायित्व दिया गया कि भारतीयों के लिए एक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था के लिए वो सुधार का प्रस्ताव प्रस्तुत करे। ऐसा ब्रिटिश सरकार द्वारा उनको ड्यूटी दिया गया। ब्रिटेन की संसद में 20 अगस्त 1917 को यह घोषणा किया कि भारतीयों को भी उत्तरदायी शासन का अधिकार मिलना चाहिए और इसी मॉन्टेग्यू घोषणा के आधार पर बाद में 1919 का भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। चूँकि उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे, वाइसराय थे, वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, इसलिए मॉन्टेग्यू के द्वारा जो सुधार प्रस्तुत किया गया उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया है। तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ और इस अधिनियम से के द्वारा जो संसद में जो भारतीय थे, चुने हुए भारतीय थे, उनके अधिकारों में वृद्धि की गई। इसी तरह से जो प्रांत में जो विधायिका थी उसमें भी चुने हुए सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि की गई। इसमें एक जो बड़ी व्यवस्था की गई थी वो थी प्रांतीय जो विषय थे, मतलब कि राज्य सरकार जिन जिन विषयों पर कानून बना सकती थी उसको दो हिस्सों में बांटा गया, एक आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय वो विषय थे जिस पर कि कानून बनाने का अधिकार गवर्नर को सीधे सीधे था। मतलब गवर्नर कौन थे? वो ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त आदमी थे, नियुक्त पदाधिकारी थे और उसको पूरा पूरा अधिकार था आरक्षित मामलों पर सरकार कानून बनाने का। जबकि हस्तांतरित विषय वैसे विषय थे जो स्थानीय स्तर के जुड़े मामले थे, जैसे शिक्षा से जुड़े हुए, स्वास्थ्य से जुड़े हुए, ऐसे मामलों पर कानून बनाने का अधिकार एक तरह से जो भारत के जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि थे उसको एक तरह से दिया गया इस पर अपना कानून बनाने के लिए। इसी सिस्टम को द्वैध शासन या डायरकी सिस्टम कहा जाता है। यहाँ तक कि ये जो सुधार हुआ था, मॉन्टेग्यू सुधार, इससे उदारवादी नेता इतने प्रभावित थे कि इसने इसको भारत का मैग्ना कार्टा तक नाम दिया गया। और लेकिन दूसरी तरफ जो कांग्रेस के जो उग्रवादी विचारधारा के लोग थे उनके द्वारा बिल्कुल ही इसको नकार दिया गया। यहाँ तक कि बाल गंगाधर तिलक ने 1919 के सुधार को असंतोषजनक और निराशाजनक कहा और यहाँ तक कि उसके द्वारा इसको एक बिना सूरज का सवेरा बताया। और कांग्रेस के अधिवेशन में, अमृतसर अधिवेशन में, इसको एक तरह से रिजेक्ट कर दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1919 को। और 1919 के सुधारों को लेकर के उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच में एक बार फिर मतभेद शुरू हो गया। जिस तरह से सूरत फूट हुआ था 1907 में, उसी तरह से दोबारा कांग्रेस का विभाजन हो गया और इस बार कांग्रेस के उदारवादी नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस से अलग होकर के एक अलग उदारवादी संघ का निर्माण किया जिसका नाम था अखिल भारतीय उदारवादी संघ। कुछ और भी हम देख लेते हैं फैक्ट्स कि 1919 के अधिनियम के आधार पर कौन कौन से और सुधार किए गए थे। 1919 के अधिनियम के आधार पर ही पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी और 1919 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि हर 10 वर्ष बाद 1919 के अधिनियम की एक वैधानिक समीक्षा की जाएगी एक आयोग के द्वारा। बाद में 1927 में साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी, जिसका कि बड़े पैमाने पर भारतीयों द्वारा विरोध किया गया था क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्यों को नहीं रखा गया था और उसके साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 1919 के अधिनियम की जो समीक्षा के लिए। इसके बारे में हम अगले किसी वीडियो में फिर चर्चा करेंगे डिटेल से साइमन कमीशन के बारे में। और 1919 के अधिनियम की एक और जो सबसे खतरनाक जो अधिनियम का जो एक प्रावधान था, उसके द्वारा मुसलमानों को जिन निर्वाचक मंडल की
पृथक निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था दी गई थी उसका विस्तार करके, जैसा हमने पहले बताया कि सिखों और गैर ब्राह्मणों को भी दे दिया। मतलब सिख के जो क्षेत्र थे और गैर ब्राह्मणों के जो क्षेत्र थे, वहाँ पर अगर सिख कैंडिडेट खड़ा होता था तो सिख कैंडिडेट को केवल सिख जनता ही वोट दे सकता था, और गैर ब्राह्मण क्षेत्र में भी यही व्यवस्था थी। एक तरह से जो भारतीय समाज था उसको अलग अलग टुकड़े में बांटने का प्रयास था ब्रिटिश सरकार का। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से जो उग्रवादी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो राजनीति थी, उस समय ब्रिटिश सरकार द्वारा अलग अलग तरह की अपनी सुधार की पॉलिसी थी उसको लाई गई। लेकिन ब्रिटिश सरकार का मूल जो उद्देश्य था वो था भारत पर शासन करना। वो बिल्कुल उसने कि कभी भी अपना उस नियत को कभी गिव अप नहीं करने दिया। उसने भारत के समाज को तोड़ने का प्रयास किया और राष्ट्रीय आंदोलन को एक तरह से दबाने का ही प्रयास किया गया। यही कारण था कि बाद में भारत में एक नए महान व्यक्तित्व का उदय होता है, और उसकी राजनीति और उसके पीछे सारे जितने भी देश की जनता थी उसके पीछे चल पड़े थे। और उस महान व्यक्तित्व का नाम था महात्मा गांधी जी, और उनके नेतृत्व में ही बाद में ब्रिटिश सरकार से संघर्ष किया गया। अब हम एक नज़र देख लेते हैं कि इस वीडियो में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, अलग से एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। चलिए हम रिवाइज करते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। मार्ले मिंटो सुधार कब लागू किया गया था? 1909 में लागू किया गया था। दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? 1911 में हुआ था। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वकारुल मुल्क मुश्ताक हुसैन। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में कौन सी व्यवस्था की गई थी जिससे भारतीय राजनीति में जहर घोल दिया था, भारतीय राजनीति को एक तरह से तोड़ने का प्रयास किया गया था? वो था मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था देना। दिल्ली दरबार का आयोजन किस वायसराय के समय में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। दिल्ली दरबार में ब्रिटेन के कौन से सम्राट का आगमन हुआ था? महारानी मेरी और जॉर्ज पंचम का। हार्डिंग बमकांड को किसने अंजाम दिया था? किस क्रांतिकारी ने? रास बिहारी बोस ने। प्रथम विश्व युद्ध के समय जो कौन सी ऐसी घटना हुई थी जिससे कि मुस्लिम लीग ने अपने आप को अलग कर लिया था युद्ध के प्रयासों से? वो उसका उत्तर होगा आपका खलीफा के पद की समाप्ति। कामागाटू मारू प्रकरण कब हुआ था? 1914 में। कामागाटा मारू प्रकरण किससे जुड़ा हुआ है? कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से। लखनऊ पैक्ट की जो महत्वपूर्ण घटना थी कौन सी थी? पहला, जो मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में एकता। दूसरा, उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच में एकता। होम रूल आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा और एनी बेसेंट के द्वारा। मोंटेग्यू घोषणा कब हुई थी? 20 अगस्त 1917 को। भारत सरकार अधिनियम 1919 के में कौन सी व्यवस्था लागू की गई थी प्रांतों में? तो द्वैध शासन, जिसको डायर की प्रणाली भी कहा जाता है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम में जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था थी उसको मुसलमानों के साथ साथ किसको किसको और दिया गया था? वो था सिख, ईसाई और गैर ब्राह्मण को। तो दोस्तों, हमने एक तरह से इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब अगले वीडियो से हम भारत में जो गांधीवादी आंदोलन है, गांधीवादी जो आंदोलन चला उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से गुजारिश है, अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियोज़ काफ़ी पसंद आ रहा होगा और काफ़ी उपयोगी होगा। थैंक यू सो मच।